तो हम उसका करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। बोहर का जो मॉडल था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड की, इलेक्ट्रॉन कौन सी रेडिएशन एमिट करता है उसकी वेवलेंथ फाइंड करी, 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बहुत सही था, लेकिन बहुत कौन सी चीज में गलत था या कौन सी चीज में एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, जिसे हम नाम देते हैं ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। बोहर मॉडल का ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक को ध्यान से अगर नोटिस करो, यहां से फर्स्ट पॉइंट पूरा कॉन्सेंट्रेट। द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम्स का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, कि ऐसा एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। इट्स कॉल्ड हाइड्रोजेनिक एटम्स। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू mere टू इलेक्ट्रॉन एटम सच एज हीलियम। लेकिन ये किस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते? हीलियम पे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो तो बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। द एनालिसिस ऑफ एटम्स विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन was attempted on the lines of Bohr's model for hydrogenic atoms but did not meet with any success। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे बोहर मॉडल अप्लाई किया गया, लेकिन वो उसके साथ मैच नहीं हुआ। Difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positive charge nucleus but also with all other electrons। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं ना, तो रिपल्जन भी होता है। जैसे एग्जांपल कि ये एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, समझो हाइड्रोजन की ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में हमने फॉर्मूला लगाई थी Fc इज इक्वल टू Fe, जिसमें Fc में हमने लिखा था mv स्क्वायर बाय आर, इसका लिखा था वो 1/4πε0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो इससे हमने सारी फॉर्मूला डिराइव कर ली। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा? सपोज करो कि ये सिस्टम है और बीच में तो न्यूक्लियस ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा भाई? इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे तो सेंट्रीपेटल होगा, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सेंट्रीपेटल होगा, नहीं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा फोर्स भी इन्वॉल्व होगा जो बोहर मॉडल में नहीं एक्सप्लेन किया गया। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर इसके बाहर वाली बाहर की ऑर्बिट ले ले तो उसमें तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी तो रिपल्जन होगा। वो तो बोहर के मॉडल में कहीं भी हमको एक्सप्लेन किया गया नहीं है। इसलिए बोहर का मॉडल अभी तक सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे। जैसे हीलियम पे अप्लाई करना हो तो हीलियम नहीं लेना पड़ेगा, हीलियम प्लस लेना पड़ेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, सिर्फ हीलियम प्लस रखो, तो बोहर का मॉडल सही है। लिथियम की जगह लिथियम प्लस 2 लो तो बोहर का मॉडल सही है, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दो, सिर्फ लिथियम प्लस 2 लो तो वो पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आई यहां तक बात? यस सर। उसके बाद इसका आगे ध्यान दो, उस पर उसके नीचे द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। It does not include the electrical forces between electrons which necessarily appear in multi-electron atoms। मतलब ऊपर जो मैंने बात बताई यहाँ पे फिर से वही रिपीटेड है कि बोहर मॉडल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बीच वाले न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स को एक्सप्लेन किया, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं उसके बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया। समझ में आई सबको बात? Yes, सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा ध्यान। While the Bohr's model correctly predicts the, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूं।
While the Bohr models correctly predicts the frequency of the light emitted by hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. In emission spectrum of hydrogen, some of the visible frequencies have weak intensity, others strong. Why? Experimental observation depict that some transitions are more favored than others. Bohr's model is unable to account for the intensity variation. बोहर मॉडल में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें उसने 5 सीरीज बताई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। पांचों के अंदर बहुत सारी लाइंस थी। जैसे सिंपल बाल्मर लाइन बोलूं तो बाल्मर में भी कौन सी थी, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, वो तो इसने एक्सप्लेन कर ली। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कुछ लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है। मान लो कि अल्फा, बीटा, गामा में से बीटा की नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, अल्फा की नंबर ऑफ लाइंस कम है, गामा की नंबर ऑफ लाइंस और कम है। तो ये लाइंस का नंबर ज्यादा या लाइंस का नंबर्स कम होने का रीजन क्या है, वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब कि कुछ लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ लाइन की इंटेंसिटी कम है, तो ऐसा क्यों है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब ये बोहर का दूसरा ड्रॉबैक है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स पे, या कि हाइड्रोजनिक एटम्स पे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोहर मॉडल के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन की बात हुई है, उसका फिनोमिनन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आसपास के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन करता है, वो इसने अकाउंट में नहीं लिया। सेकेंड थिंग कि बोहर मॉडल में जो स्पेक्ट्रा मिलता है, जो लाइंस मिलती हैं, उसमें से लाइंस में कुछ वीक लाइंस होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लाइन होती हैं। मतलब कि कुछ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की इंटेंसिटी कम है। तो ये चेंज इन इंटेंसिटी का रीज़न क्या है, वो ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब ये दो चीज़ें बोहर का ड्रॉबैक माना जाता है। समझ में आई बेटा बात सबको? वैसे Yes. इसके दो ड्रॉबैक और भी हैं, वो यहाँ पे दिए नहीं है, मैं मीनिंग बता देता हूँ। एक ड्रॉबैक ऐसा है कि नॉर्मली हमने जब प्लानिटरी सिस्टम पढ़ा था, प्लैनेट सिस्टम, तुम्हें शायद याद होगा, चैप्टर 8 था लास्ट ईयर में, 11th में। तो प्लानिटरी मॉडल में केपलर का जो पहला लॉ था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो वहां पे रीजन था कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना, उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से ऑर्बिट होनी चाहिए इलिप्टिकल, लेकिन बोहर ने जो ऑर्बिट बनाई वो सर्कुलर बनाई है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब कि होनी क्या चाहिए, अगर F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, क्योंकि सिंपल बात है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला तुमने याद होगी, F इज इक्वल टू G m1m2/r² होता है। इलेक्ट्रिकल में भी यही ऐसा ही है, F इज इक्वल टू K/Q/r²। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से ऑर्बिट होनी चाहिए इलिप्टिकल, लेकिन इसकी ऑर्बिट कौन सी है, सर्कुलर है। मतलब इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बोहर ने दो डिफरेंट थियरीज को मिक्स किया था। जब उसने फोर्स को कंपेयर किया, उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और बाद में जब उसने एंगुलर मोमेंटम ऐड किया, mvr = nh/2π, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो उसने एक ही थियरी के अंदर क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को कंबाइन कर लिया। तो दो ऑपोजिट फिजिक्स को एक ही थियरी में साथ में लाके रखना भी एक अनएक्सप्लेन थियरी है। इसका मतलब इसके पास ये कुछ चीजें हैं जो ड्रॉबैक दिखाती हैं, जिससे इसका मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक बार अच्छे से ये दोनों जो है अच्छे से एक बार रीड कर लो। मैं इसका थोड़ा जूम कम कर देता हूं।
चलो एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लो, तुम अपने मोबाइल में भले जूम करके एक बार अच्छे से पढ़ लो और मुझे बताओ, तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछो।